Hi everyone. Welcome to Shri Hari Education. आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी. आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज का टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857. और यकीन मानिए अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा इंडिपेंडेंस का एरा था, बस ये रिवॉल्ट उसी का एक बेस है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने कोशिश करा है हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे. इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे और ऐसे ही पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा. आपने ये समझना है कि इस पार्ट 1 में आप क्या-क्या चीजें स्टडी करेंगे. तो पार्ट 1 में हम बैकग्राउंड देखेंगे. जितना बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, उसका बैकग्राउंड किस तरीके से डेवलप हुआ था, क्या चीजें थी जिसने इतने बड़े रिवॉल्ट को जन्म जन्म दिया, वो हम समझेंगे. फिर हम मेजर कॉजेज में आएंगे कि और क्या क्या मुख्य कारण थे जिनकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ. और स्पार्क ऑफ द रिवॉल्ट वी विल स्टडी दैट ये जो रिवॉल्ट है इसका मेन स्पार्क कहाँ से डेवलप हुआ था, क्योंकि कॉजेस तो बहुत थे लेकिन उनमें से ऐसा कौन सा कॉज था जिसकी वजह से आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था. तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे. आपने वीडियो ध्यान से देखनी है. और साथ ही जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में हम रोल ऑफ बहादुर शाह पढ़ेंगे. हम स्टॉर्म सेंटर्स पढ़ेंगे जहां पे ये आंधी आई एक क्रांति की, वो कौन कौन से सेंटर्स थे, कौन कौन सी एरियाज थी, कौन से प्लेसेस थे, स्टेट्स थे, ये हमने स्टडी करना है. और हम प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया. देखिए, हम जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उसमें हर एक लीडर का कंट्रीब्यूशन हमें पता है, लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके निकल कर आते हैं, उसमें कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया. और पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे हम ये रिवॉल्ट सप्रेस कैसे हुआ. इतना अच्छा रिवॉल्ट चल रहा था, अगर ये शायद सक्सीड होता तो हमें इंडिपेंडेंस बहुत पहले मिल चुकी होती. तो इसके सप्रेशन के क्या कॉजेस थे, हम उसको स्टडी करेंगे. इसके फेलियर को हम समझेंगे कि क्यों ये फेल हो गया. हम इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात करेंगे. अगर आपने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल कोट करना है तो जरूर आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को मेंशन करना चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जैसे ही ये रिवॉल्ट एंड हुआ. आखिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके से आए सामने. तो ये सारी चीजें हमें इसमें स्टडी करनी है. तो आइए शुरू करते हैं बैकग्राउंड से. पार्ट 1. ओके. सो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए, चीजें हुई क्या थी. देखिए, 1857 से ठीक 100 साल पहले यानी 1757 की हम बात करते हैं. उस टाइम पे बैटल ऑफ प्लाजी हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी. आपको याद होगा 23 ऑफ जून को 23 ऑफ जून 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी लड़ा गया था. और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थी. सिराजुद्दौला ये लास्ट नवाब थे बंगाल के. ओके. तो यहाँ पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और यहाँ से पहला स्टेप उन्होंने रखा टुवर्ड्स गेटिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया. तो ये 100 साल पहले की बात चल रही है, आप इस चीज को समझिएगा. और उसके ठीक 100 साल बाद यानी 1857 में एक मेजर रिवॉल्ट सामने आता है जो किसका बाय प्रोडक्ट था, ये जो कॉलोनियल रूल हुआ आफ्टर 1757. तो रिलेट करिए, अगर आपसे कोई पूछता है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में डिस्कशन होता है तो आपको पता होना चाहिए उसका कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड बैटल ऑफ प्लाजी से जनरेट होने लगा था. और इन 100 सालों के बीच बहुत सारी चीजें हुई. अब आप समझिए, द पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857 वाज नॉट पीसफुल एट ऑल. तो ये 100 साल का जो ड्यूरेशन था ना, ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आराम से चलता रहा. यहाँ पे बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट हुए, ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिले और जो वहाँ के सिविलियंस थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा रिबल करना स्टार्ट कर दिया था. अब हम जानते हैं ऐसा क्यों, ये 100 सालों के ड्यूरेशन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी. तो पहला स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर आपने इस रिवॉल्ट को बहुत अच्छे से समझना है तो आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए और सारे सिनेरियोस को आप अपने से रिलेट करके देखिए तो आप समझ जाएंगे कि क्यों फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ता गया और ये रिवॉल्ट होना जरूरी था, ये होना ही था. ओके. तो पहला रीजन समझिए, उस टाइम पे आपका फेमाइन था और उसी टाइम पे बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो डिमांड करा गया. ऑलरेडी फेमाइन चल रहा है, उसमें भी आप रेवेन्यू की और डिमांड कर रहे हैं तो ये आपका एंगर को बढ़ाएगा ही, जो भी उस रेवेन्यू को पे कर रहे थे. ओके. उनके लिए
दूसरा आप समझिए, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए अगेंस्ट लोकल मनी लेंडर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो पीजेंट्री हैं वो मनी लेंडर से पैसा लेती थी। मनी लेंडर्स अपने मन से हाई इंटरेस्ट रख देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जो लेबरर्स हैं या पीजेंट्री हैं वो उसका पेमेंट नहीं कर पाती थी और वो डेट में फंस जाती थी क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट था। ओके, तो वो उनसे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे, मनी लेंडर्स थे, उनकी अपनी मनमानी चल रही थी और इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे। लेकिन मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप डायरेक्ट कंपनी रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मनी लेंडर्स को पुलिस का बहुत सपोर्ट था। कंपनी सपोर्ट कर रही थी मनी लेंडर्स को। तो दूसरा प्रॉब्लम तो ये भी आया। अब तीसरा समझते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी दिखाया हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट में, ट्रेडिशनल कस्टम्स में। एक लिमिट तक इंटरफेरेंस टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेरेंस बार बार किया जाए तो वो चीज फिर टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और ये कारण बनते गए। तो देखिए ये कुछ बैकग्राउंड डेवलप हो रहा है, आप समझ रहे होंगे कि रेवेन्यूज की ज्यादा डिमांड हो रही है और मनी लेंडर से भी लोग खुश नहीं है और ब्रिटिशर्स का कस्टम्स में, हमारे बिलीव्स में, हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में एंट्री बार बार होना, इंटरफेरेंस करना, ये भी प्रॉब्लमेटिक कॉज था। अब आते हैं मेन चीज पे, जो है आपका द 1857, ओके, रिवॉल्ट। दिस नॉट 75, 1857 रिवॉल्ट। अब देखिए 1857 में इस रिवॉल्ट के क्या मेजर कॉजेस थे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं, देखिए इकोनॉमिक कॉज। अब इसको अलग अलग हेड्स में हम क्लासिफाई करते हैं। इकोनॉमिकली क्या चीजें हुई कि ये रिवॉल्ट होने लगा। तो पहला तो था आपका हैवी टैक्सेशन। देखिए बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, अगर आपसे भी टैक्सेशन ज्यादा चार्ज कर देंगे तो फ्रस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट है वो आपका सामने आ जाएगा। दूसरा था मनी लेंडर्स का, जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि लोन मनी लेंडर से लिया जाता था और मनी लेंडर्स बहुत हाई इंटरेस्ट रेट रख लेते थे। इसकी वजह से एक डेट ट्रैप जैसा वहां पे बन चुका था, डेट ट्रैप, ओके, जिसमें आपके जितने भी लेबरर्स हैं या पीजेंट्री हैं वो इनसे, या नॉर्मल पीपल हैं वो इनसे पैसा ले रहे हैं मनी लेंडर से, और अगर वो चुका नहीं पाते हैं तो उनको उनकी जमीन से हटा दिया जाता था, इविक्टेड किया जाता था। और उस जमीन पे कौन कब्जा कर लेते थे? मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, और वो उसके लैंडलॉर्ड बन जाते थे। और ये जो लैंडलेस पीजेंट्री है ये बेचारे कर्ज में डूबते गए। तो आप समझ रहे हैं ना, एक साइड से टैक्स भी बढ़ रहा है, दूसरे साइड से इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, ये बेड डेट में फंसते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम थी। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर हम इसी पर्सपेक्टिव से देखें, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से, तो देखिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जिसपे शायद हमें बहुत गर्व होना चाहिए, वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया और ब्रिटिश गुड्स को ज्यादा प्रमोट उस टाइम पे किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट था, क्योंकि जो भी क्राफ्ट्समैन थे ना वो हैंडीक्राफ्ट्स पे डिपेंडेंट थे और उनके पास कोई और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था भी नहीं। उनको बस कुछ हैंडीक्राफ्ट्स क्रिएट करने आते थे, वो भी डिस्करेज किए गए बाय ब्रिटिशर्स। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली। इंडियन ट्रेड की अगर हम बात करें, देखिए इस एरा में इंडियन ट्रेड भी बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया, क्योंकि अगर हम इंडियन मेड गुड्स में डील करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा टैरिफ ड्यूटीज देनी पड़ती थी। टैरिफ ड्यूटीज, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, जो भी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के टाइम पे ड्यूटीज चार्ज होती हैं वो टैरिफ ड्यूटीज होती हैं। तो अगर इंडियन गुड को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा टैरिफ ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप एक्सपोर्ट के केस में भी उसको दे रहे थे। और अगर आप ब्रिटिश गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपको लो टैरिफ देना पड़ेगा। अब वो लो टैरिफ की वजह से क्या होगा, ब्रिटिश गुड्स ऑलरेडी चीप रेट में इंडियन मार्केट में सर्कुलेट होंगे और लोग उन्हें पसंद करेंगे खरीदना। तो बाय डिफॉल्ट आपका ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी और इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। और आप हालत देखिए, बाय 19th सेंचुरी एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल केम टू एन एंड। और 19th सेंचुरी आते आते कॉटन का, अगर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सिल्क के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये खत्म हो चुका था और ये बहुत बड़ी चीज थी। देखिए फ्री ट्रेड तो था, लेकिन ये वन वे था, सिर्फ ब्रिटिश गुड्स के लिए ही ये फ्री ट्रेड था, उनका एंट्री होना, ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट होना इजी था, लेकिन इंडियन गुड्स के लिए ये इजी नहीं था। और इसी तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरर धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज को में जाते रहे। दूसरा एक चीज और थी, ये इकोनॉमिक में ही हम इतनी सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जो ट्रेडिशनल जमींदार थे ना वो धीरे धीरे अपना स्टेटस खोते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बार बार उनके जो लैंड राइट था वो फोरफिटेड किया जाता था।
बार बार उनसे वो राइट छीन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका स्टेटस भी कम हो रहा था ओल्ड जमींदार्स का, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे। और आप यकीन मानिए, देखिए अवध में जो स्टॉर्म सेंटर है वहां पे 21,000 तालुकदार, तालुकदार वो थे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होती है, ठीक है, उनकी तक लैंड उनसे ले ली गई और वो भी विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम रह गए। तो आप फ्रस्ट्रेशन लेवल समझिए ना, टैक्सेशन बढ़ रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं इंडियन गुड्स में, और मार्केट में इंडियन गुड्स तो चल ही नहीं रहे हैं। ब्रिटिश गुड्स इतने सस्ते कर दिए हैं कि उन्हीं का इम्पोर्ट चल रहा है। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हमें देखने को मिली। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज। अभी तक हमने इकोनॉमिक कॉज पढ़ा, पॉलिटिकल कॉज में आते हैं। देखिए पहले तो ये था कि ग्रीडी पॉलिसी, नाउ वी ऑल नो दिस, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ग्रीडी थी, अपने फायदे की बात करती थी और अपने फायदे से रिलेटेड ही पॉलिसीज बनाती थी, तो ये प्रॉब्लमेटिक कॉज था। दूसरा था ब्रोकन प्लेजेस एंड प्रोमिसेस, हमेशा कोई भी प्रॉमिस करेंगे, प्लेज करेंगे, कोई भी चीज कोई बात करेंगे, लेकिन वो काम करते नहीं थे एक्चुअल में वैसा। तो पॉलिटिकल कॉज ये था। दूसरा था ये कुछ अपनी ना नए नए पॉलिसीज के साथ आए, जैसे इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स बनाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स में क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। एक पर्टिकुलर स्टेट में एक राजा है, ठीक है, राजा की डेथ के बाद आगे उसको उसका बेटा चलाएगा, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए उस राजा का जो बेटा है वो मे बी अडॉप्टेड हो या लीगल तरीके से उसका रियल सक्सेसर नहीं है। तो इसमें ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर ऐसे कंडीशन होती है जहां पे एक लीगल हायर नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम एनेक्स कर लेंगे, हम कैप्चर कर लेंगे। तो इस पॉलिसी के अंदर वो काम करने लगे। देन सब्सिडरी अलायंस होने लगे, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स में के साथ ट्रीटी करने लगे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंसली स्टेट्स के साथ ट्रीटी करी, और जब ट्रीटी करी तो ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा ना, अभी तक हम सोवरेनिटी की जो बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे थे कि हमारा स्टेट इंडिपेंडेंट है, खुद अपने डिसीजंस ले सकता है, बिकॉज सोवरेनिटी इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। ओके, लेकिन अब ट्रीटी होने के बाद क्या था, वट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसिडर करना है, उनका कंसर्न लेना बहुत जरूरी था। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। इस तरीके से पॉलिसीज बनी, इफेक्टिव कंट्रोल की पॉलिसीज बनी कि इन्होंने एक पर्टिकुलर पावर को, एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर पोजीशन को उसकी पावर बहुत अच्छे से बता दी कि देखिए इसके पास ये पावर हो सकती है, तो और ज्यादा कंट्रोल होने लगा। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जिस वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमने बहुत सारी फेस करी। देन इज दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव, इफ यू टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और उसमें हम सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन था, रैम्पेड करप्शन वाज सीन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सो इंडिया में जो करप्शन हम बार बार हाईलाइट करते हैं ना, वेरी करप्टेड कंट्री एंड ऑल, जो हम किसी भी कंटेक्स्ट में कोट कर रहे हैं, ये सारा जो करप्शन की बात है, ये एक लेगेसी थी जो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से ही मिली। वहां से करप्शन स्टार्ट हुआ, एंड टुडे वी आर जस्ट फॉलोइंग द लेगेसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इन केस ऑफ दिस करप्शन। सो दिस इज द पार्ट। अब आप देखिए सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या थे। ये बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए। कुछ रिफॉर्म्स ऐसे थे जो अप्रिसिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होने लगा, तो मे बी उस टाइम पर, आज वी आर ओपन, हम इस चीज को समझ रहे हैं, मे बी उस टाइम पे ये सोसाइटी के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जैसे रिफॉर्म्स लेकर आए, अबॉलिशन ऑफ सती के लिए इन्होंने बात करी, इन्होंने सपोर्ट करा विडो मैरिज का, इन्होंने विमेन एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। इट्स अ गुड थिंग, ये रिफॉर्म्स लग अच्छे रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट भी करते, लेकिन हर एक चीज में धीरे धीरे बहुत ज्यादा इन अपना इंटरफेरेंस कर रहे थे और वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे चीजों को। तो उस टाइम पे उस सिनेरियो में जो लोग वहां थे उन्हें ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद आई, और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई थी। इन्होंने मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स में भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। अगर ऐसे छोटी छोटी चीजों में भी अब ये इंटरफेयर ज्यादा करने लगेंगे, और जैसे ये लैंड्स हो गए हमारे, जो हमारे टेम्पल के लैंड्स हैं, मॉस्क के लैंड्स हैं, वहां पर अगर ये टैक्सेशन चार्ज करने लगेंगे तो भी बहुत प्रॉब्लम्स आनी थी। दूसरा इन्होंने एक चीज बनाई, ध्यान से इसको देखिएगा, लॉ रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ओके, तो इन्होंने एक लॉ क्रिएट किया, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856। अब देखिए इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इसमें ये था, इस एक्ट में ये बोला गया था कि देखिए इससे पहले क्या सिनेरियो होता था, अगर कोई कन्वर्टेड पर्सन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन से दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन में उसने कन्वर्ट किया है, तो उसके कुछ राइट्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव थे।
लेकिन इस एक्ट के आने के बाद उसको वो सारे राइट्स दे दिए गए दोबारा से। कन्वर्जन बहुत ज्यादा होने लगे और ये कन्वर्जन अगेन प्रॉब्लम क्रिएट्स करने लगे। तो ये रीजन थे सोशियो, अगर आप रिलीजियस कॉजेस में आते हैं तो ये सारे आप रीजंस मेंशन करेंगे। ठीक है। सो इंटरनल की अगर हमने बात करी तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने इकोनॉमिक कॉज देखे क्या क्या थे, पॉलिटिकल हमने बात करी, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज की बात करी, हमने सोशो रिलीजियस कॉज की बात करी। अब आप देखिए कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला। एक्सटर्नल इसलिए देखिए, पहले तो ये माना जाता था कि हम ब्रिटिशर्स को वी कैन नॉट डिफीट देम। लेकिन क्या हुआ, देखिए फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, पंजाब वॉर हुआ, जिसने साइकोलॉजिकली एक रिपरकशन डेवलप किया कि नहीं, ब्रिटिशर्स भी हार सकते हैं, क्योंकि इन वॉर्स में ये बुरी तरीके से हारे थे। तो अब लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगा कि नहीं, बिकॉज ये जितनी फाइट्स हुई हैं, जितने वॉर्स हुए हैं, इसमें ब्रिटिशर्स को डिफीट मिला है बहुत अच्छा, तो हम भी ब्रिटिशर्स को इजीली डिफीट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पावर मिल गई ना। ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें एक साइकोलॉजिकल पावर कहीं से ऐड हो गई कि यस, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दीज ब्रिटिशर्स कैन बी डिफीटेड। ओके। अब आप देखिए ये पार्ट आप समझने की कोशिश करिए, डिसकंटेंट अमंग सिपॉय। आपको पता है ना 1857 का जो रिवॉल्ट है, आ, ये रिवॉल्ट मेनली सिपाही जितने थे उन्होंने लड़ा था, और वही इसके एक की कॉन्सेप्ट थे, की एलिमेंट थे। अब हम सोचते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि उस टाइम पे उनकी क्या कंडीशंस रही जो वहां पर आर्मी में सर्व कर रहे थे, वो किस चीज से परेशान थे। ठीक है। तो पहला इसमें था कि देखिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी सर्विस की, ठीक है, कंपनी की जो आर्मी थी उसकी टर्म्स और कंडीशन, और जो रिलीजियस बिलीव्स थे उन सभी सिपाही के, वो मैच नहीं कर रहे थे। आपका रिलीजियस बिलीफ कुछ और डिमांड करता है, लेकिन टर्म्स और कंडीशन ऐसी है उस कंपनीज आर्मी की कि आपको अपने रिलीजियस एस्पेक्ट से निकल के बाहर आना पड़ता है, जो मे बी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो पहला तो ये था कि देयर इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, बिटवीन द रिलीजियस थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ सिपाही एंड द कंडीशंस टर्म्स ऑफ द कंपनीज आर्मी। तो यहाँ पे क्लैश आने लगे। बहुत बार ये देखा गया कि कंपनीज एक्सपेंस इंडियन एक्सपेंस से निकाला जाता था, कंपनी के खर्चे सब इंडियन से लिए जाते थे और इंडियन एक्सपेंस कंपनी एक्सपेंस को बेयर कर रहा था। अब उससे इंपॉर्टेंट ये था कि देखिए समझने की कोशिश करेगा, 1856 में क्या हुआ था, लॉर्ड केनेन्स गवर्नमेंट थी, ठीक है, जिन्होंने एक एक्ट पास किया था जो था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अब इस एक्ट में प्रॉब्लम क्या थी, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अब से जितने भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स होंगे बंगाल आर्मी के लिए, वो एक अंडरटेकिंग देंगे, ठीक है, टू सर्व एनीवेयर, उनको जहां बोला जाएगा वो वहां सर्व करेंगे अपनी सर्विस को। ओके। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक उनको लगा कि बंगाल आर्मी के लिए आप रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन आपने ये लगा दी है कि जहां ब्रिटिशर्स आपको बोलेंगे, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी आपको बोलेगी, आप अपनी अपनी सर्विस वहां पे रेंडर करेंगे। तो ये भी एक बहुत आ, उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बना। देन इज एमोल्यूमेंट्स वर लेस एज कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट। देखिए कंपनीज आर्मी में इंडियंस भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, और ब्रिटिशर्स को चाहे आप सैलरी की बात करें, चाहे पर्क्स की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, वो ज्यादा अच्छे मिलते थे एज कंपेयर टू इंडियंस। और यही उन्हें समझ नहीं आता था, वाई, बिकॉज दोनों ही अपनी सर्विस इक्वली रेंडर कर रहे हैं, तो उनको ये प्रिविलेज क्यों और हमें क्यों नहीं। और अगर ये हमारे साथ भी कोई करेगा आज के टाइम पे भी, तो अगेन एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा माइंड में। दूसरा था, एक ऑर्डर इन्होंने और निकाल दिया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने बोला कि जो भी सिंध और पंजाब के एरिया में सर्व करेगा उसको फॉरेन सर्विस अलाउंस, जिसको भत्ता बोला जाता है, वो नहीं मिलेगा। तब देखिए उनके लिए कितना डिमोटिवेटिंग है, अगर आप पंजाब और सिंध में सर्विस दे रहे हैं तो आपको भत्ता नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम्स यहाँ से रिलेटेड हुई, स्टार्ट हुई। और जितने भी कंपनीज आर्मी में इंडियंस थे, उनको हमेशा सबॉर्डिनेट फील करवाया जाता था, उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, फिर चाहे वो उनके एमोल्यूमेंट से लेकर हो, उनके सर्विसेज की कंडीशन टर्म्स से रिलेटेड हो, या फिर उनके प्रमोशन से रिलेटेड क्यों ना हो। तो उनके लिए कुछ अलग ही नॉर्म्स थे जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ये तो एक आप समझिए, आप जो सिपाही की हम बात करते हैं कि जितने भी सिपाही थे, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल कुछ इस तरीके से था, और उन्होंने ही फिर इसको लीड किया।
अब ये वाला पार्ट है थोड़ा सा, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। सो दिस इज द बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट। अब हमने ये तो देख लिया, देखिए बैकग्राउंड हम समझे, बैटल ऑफ प्लाजी से स्टार्ट किया, फिर हमने देखा कि 100 साल तक कितना कुछ डिस्टरबेंस रहा। फिर हमने देखा कि अगर कॉजेस की बात करें, इकोनॉमिकली भी हालत अच्छी नहीं थी, पॉलिटिकल भी अच्छी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, और हमारे रिलीजन में भी वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस ज्यादा था। फिर हमने सिपाही के कंटेक्स्ट से, हमने जो भी जितने भी सिपाही थे उनके कंटेक्स्ट से ये देखने की कोशिश करी कि हाँ, उनको क्या क्या प्रॉब्लम वो उस टाइम पे फेस कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया, क्योंकि ये तो पिछले 100 साल से चल ही रहा था। अब क्या हुआ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए, स्पार्क की अगर हम बात करते हैं, ये चीज का प्रॉब्लम, मेन रूट इसमें आप पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा। सिपाही और उन सबको ये पता चला कि अच्छा, यहाँ पे आटा में बोन का डस्ट मिक्स किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी थी, उस बीच एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी जिसका नाम था एनफील्ड। ये नाम ध्यान रखेगा, एनफील्ड राइफल उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इस राइफल में प्रॉब्लम क्या थी, देखिए, इस राइफल को चलाने के लिए एक ग्रीस्ड रैपिंग पेपर था, ठीक है, ऑफ कार्टेज, जिसको आप दांत से चबाते थे, ठीक है। न्यू राइफल का हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग। तो इस राइफल को लोड करने से पहले एक ग्रीस्ड रैपिंग पेपर होता है, ठीक है, उसको आपको दांत से चबा के ओपन करना होता है, और उसके बाद उसमें आप लोड करते थे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, ग्रीस्ड रैपिंग पेपर था। एक्चुअली ये जो ग्रीस था, ये किसका बना हुआ था, ये बीफ एंड पिग फैट का बना हुआ था। ओके, अब आप समझिए, बीफ की अगर हम बात करते हैं तो काउ वाज सेक्रेड फॉर हिंदूज, और अगर हम पिग की बात करते हैं, सो पिग वाज अ टैबू फॉर मुस्लिम्स। तो यहाँ पे दोनों के ही सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। ओके, बीफ एंड पिग का फैट उसमें लगाया, उस ग्रीस को इस तरीके से बनाया, और जब तक वो उस ग्रीस को, यानी जब तक वो ये टच नहीं करते, ठीक है, विद योर माउथ, दिस बीफ एंड दिस पिग फैट, तब तक वो राइफल लोड नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई। अब देखिए ना, अपने कस्टम्स, बिलीव, ट्रेडिशन एक तरफ है, और दूसरी तरफ आपको सर्विस को भी देखना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हुई, ठीक है। सो ये अभी फर्स्ट पार्ट के लिए हम आज इतना रखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि बैकग्राउंड क्या था, क्या मेजर कॉजेस थे, क्या स्पार्क था, मेन रिवॉल्ट का स्पार्क आपने समझना है। सेकेंड वीडियो में हम जितने भी सेंटर्स थे उनको पढ़ेंगे, हम बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे, हम सिविलियंस ने कैसे ज्वाइन किया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सो यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट्स, एंड और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस बनानी हो तो जरूर बनेगी, लेकिन इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आप पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच।